जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो आप देख सकते हैं, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। जो भी क्वेश्चन है एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो, वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, इससे आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। चलिए बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। बात करें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के कर्नाटक राज्य में। चलिए प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान बताते हैं आपको। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में है। तो कुदेमुख राष्ट्रीय उद्यान भी यह भी कर्नाटक राज्य में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पूछता है एग्जाम में। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है यह बिहार राज्य में है और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। एक आपसे पूछता है सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है उड़ीसा में है और भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम सेवा क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होते हैं कृषि, वानिकी, मत्स्यन, खनन, ऊर्ध्वाधर खुदाई एवं उत्खनन जैसे क्षैतिज खुदाई। द्वितीय क्षेत्र में शामिल होते हैं निर्माण और विनिर्माण। और तृतीय क्षेत्र की बात करें तो तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र में शामिल है परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार, सामुदायिक सेवा आदि। प्राथमिक क्षेत्र में संबंधित कर्मियों को लाल कॉलर कर्मी कहा जाता है। पूछ लेता एग्जाम में कि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कर्मियों को क्या कहा जाता है, तो लाल कॉलर कर्मी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र के कर्मियों को ब्लू कॉलर कर्मी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र के कर्मियों को सफेद कॉलर कर्मी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं। एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं, ये आपसे पूछा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीन होते हैं। एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से, तो बजट सत्र होता है, बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। बजट सत्र फरवरी से मई माह के बीच में होता है। मानसून सत्र जो होता है जुलाई से अगस्त के बीच में होता है। शीतकालीन सत्र जो होता है नवंबर दिसंबर के बीच में होता है। लोकसभा गठन वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधियों से होता है। लोकसभा संसद का निम्न सदन है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। रेड क्लिफ रेखा जो है किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। चलिए प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बताते हैं। तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन की बीच की रेखा है। डूरंड रेखा एग्जाम में पूछता है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बीच की रेखा। ओडरनीस रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड की बीच की रेखा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। कोलकाता उच्च न्यायालय भारत का प्राचीनतम उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के अंतर्गत की गई थी। इसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार द्वीप तक है। वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। अभी ध्यान रखिए 25 उच्च न्यायालय, 28 जो है राज्यों की संख्या है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। निम्न में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ये आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल जो है वह पृथ्वी की सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल को निम्न 5 परतों में बांटा गया है। पहला आता क्षोभ मंडल या वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई लगभग सतह से 18 किलोमीटर है। फिर आता है
का समताप मंडल, समताप मंडल क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। फिर आपका आता है मध्य मंडल, मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। उसके बाद आता है आयन मंडल, आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर और 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। फिर आता है बाह्य मंडल, आयन मंडल के ऊपर के भाग को बाह्य मंडल कहा जाता है, इसकी कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है वह चेन्नई में है। या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का अंश है। चलिए प्रमुख अनुसंधान संस्थान बताते हैं आपको। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वह नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है देहरादून में स्थित है और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है पूछता है एग्जाम में, या कटक में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो स्थित है या शिमला में स्थित। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रैमजे मैकडोनाल्ड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में 12 नवंबर 1930 ईस्वी में 19 से 19 जनवरी 1931 के मध्य प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में शिरकत की थी। यह भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में हर साल किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में हर साल किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 19 नवंबर को जो ऑप्शन में दिया है, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है वह 3 मार्च को मनाया जाता है। एग्जाम में पूछता है। विश्व पर्यावरण दिवस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 जून भी ध्यान रखें, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ? उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन पोलो नाम था उसका। उस मिशन का ऑपरेशन पोलो नाम था। हैदराबाद राज्य का भारत में विलय ऑपरेशन पोलो के तहत हुआ। यह ऑपरेशन सितंबर 1948 में चला था। ऑपरेशन विजय जो दिया हुआ है या कारगिल युद्ध और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया है, यह आपसे पूछा है। सॉरी, चलिए बता दीजिए। थोड़ी सी स्वास्थ्य सिस्टम में समय ठीक नहीं चल रही, थोड़ा सा आवाज़ भी आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। पर आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत की जा रही है, बहुत अच्छे से प्रश्न को ढूंढा जा रहा है जो एग्जाम में पूछते जाते हैं, काफ़ी मेहनत की जा रही है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी। एग्जाम के टाइम में और भी ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न प्रोवाइड कराए जाएंगे, निःशुल्क वो भी रहेगा, कोई चार्ज नहीं। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वां संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है। इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इसके संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता 3 नए शब्द को जोड़ा गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपने वर्तमान स्वरूप में सन 1861 में ब्रिटिश शासन के अधीन सर अलेक्जेंडर कलिंगम द्वारा तत्कालीन वायसराय चार्ल्स जॉन कैनिंग की सहायता से स्थापित हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सार्क का विस्तृत रूप क्या है। सार्क का विस्तृत रूप क्या है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सार्क का जो विस्तृत रूप है वह साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें सार्क की तो इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, हिंदी में कहेंगे क्षेत्रीय सहयोग दक्षिण एशियाई संघ। स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को ढाका में। हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। उद्देश्य है दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना। वर्तमान सदस्य देश है मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी वह 1951 से 1956 के बीच में चली थी, या पहली पंचवर्षीय योजना थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना थी या थी आपकी 1956 से 1961 के बीच में चली थी, आप भी ध्यान रखिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 थी। इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य जो था कृषि का विकास था। पहला पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया यह आपसे पूछा है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू ने गांधी जी के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरोजिनी नायडू ने किया था। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका की शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जानते हैं यह आपसे पूछा है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल्डर्स कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को विल्डर्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं, तो ब्राजील के घास के मैदान को कंपास कहते हैं। गुयाना के घास के मैदान को लानोस कहते हैं, तो अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना कहते हैं। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहते हैं, तो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को पेरी कहते हैं, और यूरेशिया के घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु की प्रख्यात नृत्य शैली है। चलिए प्रमुख शास्त्रीय नृत्य उनके संबंधित राज्य बताते हैं। तो कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर जो है मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, तो उड़ीसी जो है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली इंपॉर्टेंट है, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, तो मोहिनीअट्टम जो है यह भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय संविधान में दी गई राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश से ली गई है। भारतीय संविधान में दी गई राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश से ली गई है यह आपसे पूछा है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयरलैंड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंध है। राष्ट्रीय आपातकाल जर्मनी के वाइमर गणराज्य से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया, जबकि ब्रिटेन से भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली लिया गया है। और भारतीय संविधान में सर्वाधिक भाग भारत शासन एक्ट 1935 से लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा तंजौर स्थित वृद्धेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है। तंजौर में स्थित वृद्धेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है यह आपसे पूछा, या क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नैनार
नयनार संप्रदाय से संबंधित है। बृहदेश्वर मंदिर जो है शिव मंदिर है। यह मंदिर चोल वंश के राजा राजराज चोल प्रथम ने बनवाया था। यह भी पूछ लेता है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो चोल वंश के राजा राजराज चोल प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर द्रविड़ शैली से बना है। प्रासी ब्राउन ने बृहदेश्वर मंदिर को भारतीय वास्तुकला का निचोड़ कहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा है भारतीय संविधान में दिए गए निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार प्रदान करता है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 352 से 360 के बीच आपातकाल का उल्लेख है। राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक 3 बार लागू किया गया। 1962 में चीन आक्रमण के समय, 1971 में बांग्लादेश विषय पर और 1975 में आंतरिक आपातकाल। 25 जून 1975 को आंतरिक आपातकाल की घोषणा किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन 1 माह के अंदर संसद द्वारा होना अनिवार्य। अनुच्छेद 360 जो है में वित्तीय आपात का उल्लेख है, लेकिन अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल लगा नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा 2020 ओलंपिक खेल कहां आयोजित किया गया था। 2020 ओलंपिक खेल कहां आयोजित किया गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो 2020 का जो ओलंपिक खेल हुआ था वो जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोक्यो। ओलंपिक खेल 2020 में टोक्यो में आयोजित होना था, जो कोविड-19 के कारण 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में टोक्यो में आयोजित किया गया। वर्ष 2024 ओलंपिक खेल 33वां संस्करण जो हुआ वह पेरिस की राजधानी फ्रांस में, और वर्ष 2028 का जो ओलंपिक खेल होगा जो कि 34वां संस्करण होगा, उसका आयोजन लॉस एंजलिस अमेरिका में प्रस्तावित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती हैं, इसका कारण क्या है। कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती हैं, इसका कारण क्या है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संचारण इसका कारण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संचारण। कुछ दिन के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती है, उसका कारण संचारण है। जब धातुओं का संपर्क वायु से होता है तो उसकी सतह पर अवांछनीय पदार्थ जैसे ऑक्साइड कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड आदि बन जाते हैं, यह संचारण कहलाता है। तब किसी परमाणु या अणु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो वह ऑक्सीजन कहलाता है। पीतल एक मिश्र धातु या तांबा और जिंक के मिश्रण से बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहां पर स्थित है। ताजमहल की जो प्रतिकृति है बीबी का मकबरा आपसे पूछा है कहां पर स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ताजमहल की प्रतिकृति जो है बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगाबाद में। और औरंगजेब के बेटे और शाहजहां के पोते आजम शाह ताजमहल से प्रेरित होकर अपनी मां दिलरास बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनवाया। इसे देश का दूसरा ताजमहल भी कहते हैं। शाहजहां द्वारा निर्मित आगरा के ताजमहल का वास्तुकार कौन था, यह भी एग्जाम में पूछता है। तो वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे। सन 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अर्जुन मंद बानो बेगम का प्रचलित नाम मुमताज महल है। विश्व धरोहर दिवस प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। औरंगाबाद जो है महाराष्ट्र जिले में है, महाराष्ट्र राज्य में है, औरंगाबाद जिला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, यह आपसे पूछा। चलिए बढ़िया प्रश्न है, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 25 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 25 भारतीय संविधान के संदर्भ में अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 25 से 28 तक में किया गया। अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों के अंतःकरण के आधार पर धर्म को मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने का अधिकार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुडुचेरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया जाता है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है तथा अब 28 राज्य है। जब 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया था तब केवल एक केंद्र शासित प्रदेश था, वह था अंडमान व निकोबार द्वीप समूह था। बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली व दमन दीव,
लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप तथा लद्दाख, पुडुचेरी, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं जम्मू कश्मीर विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है? कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है, यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बोगीबिल पुल जो है असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है। बोगीबिल पुल देश के सबसे लंबी रेल सड़क पुल है। इस पुल की कुल लंबाई 4.94 किलोमीटर। नैनी पुल इलाहाबाद में है। पंबन पुल तमिलनाडु राज्य में है। पंबन द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला एक रेलवे सेतु। तो ये सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? करो या मरो भारत के किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा था करो या मरो। करो या मरो भारत में भारत छोड़ो आंदोलन के समय का नारा था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होते ही 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर अहमदाबाद है। अहमदाबाद को विश्व धरोहर सूची में वर्ष 2017 में शामिल किया। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई और इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टेनिस में प्रयोग किया जाता है डबल फॉल्ट शब्द का। एग्जाम में पूछते हैं ये सब क्वेश्चन। डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग टेनिस खेलों में किया जाता है। वॉलीबॉल खेल से संबंधित शब्दावली बताते हैं। तो ब्लॉकिंग, रोटेशन, नेट फॉल्ट, वॉलीबॉल, फोल्ड अप, आर्म पास, सर्विस हुक, ये सब वॉलीबॉल खेल से संबंधित शब्दावली है। स्नूकर से बताएं आपको तो बेसबॉल, बेज बॉल, ब्लैक बॉल, ब्रेक, ब्रिज, सेंचुरी, चाक आदि स्कूनर खेल से संबंधित है। कबड्डी खेल से संबंधित शब्दावली बताएं तो रेडर, रेड, स्ट्रगल, सक्सेसफुल रेड, क्रांट, सुपर टैकल, बोनस पॉइंट आदि ये सभी कबड्डी खेल से संबंधित शब्दावली है। शब्दावली से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। एनटी रेलवे में भी पूछता है और एसएससी में भी पूछता है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, इनमें से हवा की नमी को किसमें मापा जाता है? इनमें से हवा की नमी को किससे मापा जाता है, ये आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर से हवा की नमी को मापते हैं। ऑप्शन में थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर से शरीर का ताप मापा जाता है। हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर से द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। माइक्रोमीटर से मिलीमीटर के हजारों भाग को ज्ञात किया जाता है। मैनोमीटर से गैस का दाम ज्ञात किया जाता है और किलोस्कोप से टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को देखा जाता है। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। फैदोमीटर इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है, तो फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो ये रहे टॉप 30 जी के जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, लास्ट में बताइए 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। 25 प्लस तो सही होने चाहिए। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।